हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। पीएनसी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप लोग की? आ रहा है बच्चों समझ में सभी को? हाँ ठीक है यार, कि बस ये है कि किसी भी टॉपिक को समझना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं उसी के नियर अबाउट रेंज के क्वेश्चंस आप अपने जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं उससे ट्राई करते रहें। जो आपने स्टडी मटेरियल पर रखा है उसको ट्राई करें, शीट आपके जो भी इंस्टीट्यूट में मिली हुई है उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ही यार टॉपिक समझ में आता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। लेट एस इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। एक सेट दिया हुआ है एस जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस इज कंसीडर्ड गुड if the number of even integers in the subset is more than or equal to the number of odd integer in the same subset। क्वेश्चन बच्चों ये बोला गया है कि एस एक सेट है जिसमें 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और हम इस सेट के सबसेट बना रहे हैं। सबसेट मतलब इससे कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट जनरेट कर रहे हैं। अब उस नए सबसेट को हम गुड तब बोलेंगे। एक डेफिनेशन दे दी, होममेड डेफिनेशन। किसी भी सबसेट को हम गुड तब बोलते हैं व्हेन नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स इन द सबसेट इज मोर देन और इक्वल टू, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, इज मोर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर। यानी किसी भी सबसेट को हम गुड तब बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ इवन इंटीजर या तो ऑड के इक्वल हो या फिर इवन ज्यादा हो ऑड कम हो। इज दैट ओके? ये कुछ इन्होंने एग्जांपल दी, जैसे 4 8 यहाँ पर दोनों इवन है, यहाँ पर देखिए 2 इवन है 2 ऑड है, चलेगा। 1 यहाँ पर देखिए इवन कितने, इवन 3 है और ऑड 2 है। तो ये सारे के सारे जो सेट है वो गिवन सेट एस के सबसेट है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जांपल गुड सबसेट के हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ एस आर गुड, ठीक है ना। तो S में एक्चुअली 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 में से 5 ये जो 10 एलिमेंट्स S में गिवन है इसमें से 5 इवन होंगे, ऑब्वियसली 5 इवन होंगे और 5 ऑड होंगे, ठीक है ना। अब मेरे को गुड सबसेट बनाना है, तो गुड सबसेट कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ गुड सबसेट्स इक्वल्स टू, जैसे मैंने इवन वाले पांचों ले लिए, एक सेट बनाया जिसमें इवन के पांचों ले लिए। अब अगर इवन वाले पांचों एलिमेंट है तो ऑड के एलिमेंट कितने हो सकते हैं? ऑड वाला आप चाहे तो एक भी ना ले, या फिर एक ले ले, या फिर 2 ले ले, या फिर 3 ले ले, या फिर 4 ले ले, या फिर 5। पांचों ले सकते हैं बिकॉज इवन वाले 5 है तो ऑड के 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम इवन वाले 5 लेते तो ऑड वाला फ्री हो गया, ऑड वाला 1 2 3 कितने भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, अगर हमने इवन वाले 4 लिए तो इवन वाले 4 लिए तो ऑड वाले क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 भी ना ले, ऑड 1 ऑड ले ले, 2 ऑड ले ले, 3 ऑड ले ले, 4 ऑड, मतलब इस तरह से काउंटिंग करनी चाहिए। एक डिफेंसिव काउंटिंग है। अगर हम 3 इवन ले लें तो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3। इन केस हमने 2 इवन लिए तो ऑड वाले कितने आ जाएंगे? 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2। अगर हमने एक ही इवन लिया तो ऑड वाला या तो एक भी नहीं या फिर एक, है ना। अच्छा, इससे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ध्यान से देखिए जो सबसेट हम बना रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब जो सबसेट हम फॉर्म करेंगे तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलिए इस काउंटिंग को देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा, नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं। तो 5C5 तो बच्चों 1 होता है, 5C0 प्लस 5C1 अप टू 5C5 पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है। डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 इंटू 2 रेज़ पावर 5 प्लस 5C4 की वैल्यू 5 होती है। 5C4 वाले सेट में देखिए ये जो सम आ रहा है 5C0 से 5C4 तक सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, सिर्फ एक मिसिंग है, कौन सा? 5C5। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 5 में से 5C5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 31, 5 इंटू 31 प्लस नेक्स्ट केस आएगा 5C5 5C4 5C3। 5C3 की वैल्यू 10 होती है और इसमें जो मिसिंग होगा, देखिए 2 मिसिंग होंगे। एक तो 5C4 मिसिंग होगा जिसकी वैल्यू 5 होती है, एक 5C5 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 प्लस 1 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक कितना आएगा? 32 में से आई थिंक 26 आएगा। कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आफ्टर दैट 5C2 की वैल्यू भी 10 होती है, तो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2। 5C0 1, 5C1 5, 5C2 10, 10 प्लस 5 प्लस 1 16 आएगा आई थिंक, है ना। 5C1 की वैल्यू 5 आ जाएगी और 5C1 है तो 5C0 1 5C1 कितना होता है? 5 होता, तो 5 इंटू 6 देख लीजिएगा। तो ये बनेगा 32, 3 5 15, आई थिंक 155 बन जाएगा। ये 260 बनेगा और ये 10 6 160
160 प्लस 6 5 था 30, 160 प्लस 30 कितना होता है 90, 190। तो अब यार ये सब निकालना पड़ेगा, 260, 190, 155 और 32, 5 2 7 आ गया, 6 9 15, 5 20 और 23, 2 कैरी कर गया, 2 2 4 और 2 6। आंसर इज 637। ठीक है बच्चों, चलिए तो 637 गुड सबसेट बनेंगे, एक्सक्यूज मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दीज सिलेक्शंस हैव ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन, सेम कलर, फेस कार्ड। तो सबसे पहले यार ये जो पैक ऑफ कार्ड होता है इसका कंपोजिशन एक बार समझ लेते हैं। हो सकता है 99% बच्चे समझते हैं, इन केस अगर कोई बच्चा नहीं भी समझता है तो मैं एक बार बता देता हूँ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में भी इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक ऑर्डिनरी पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। तो कितने कार्ड्स होते हैं इसमें, 52 कार्ड्स आर देयर एंड देयर आर 2 कलर्स, one is red and the other is black, and each color has 26 cards. There are 26 cards of red color, 26 cards of black color. In red color there are 2 suits that are diamond and heart, and in black color also there are 2 suits that are spade and club, and each suit contains 13 cards. There are 13 cards in diamond suit, 13 card in heart suit, 13 card in spade and 13 card in club. Okay, now overall there are 52 cards and there are 4 suits and each suit contains 13 cards. Okay, अब इनके बाद यार एक टर्म आता है जिसको हम डिनोमिनेशन बोलते हैं। डिनोमिनेशन मीन होता है रैंक। रैंक बच्चों कौन कौन सी रैंक के कार्ड होते हैं, जैसे 2 3 4 5, इनको हम रैंक बोलते हैं डिनोमिनेशन। 9 10, फिर जैक क्वीन किंग एस। तो देयर आर 13 डिफरेंट डिनोमिनेशन, 13 डिनोमिनेशन या फिर 13 रैंक के कार्ड होते हैं। इज दैट ओके? इसके बाद हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फेस कार्ड किनको बोलते हैं? किंग, क्वीन, जैक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, ओवरऑल 13 डिनोमिनेशन होते हैं इसमें, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो किसी भी एक डिनोमिनेशन के कितने कार्ड होंगे? 4। यानी 2 डिनोमिनेशन वाले 4 कार्ड होंगे, 3 डिनोमिनेशन वाले 4 कार्ड होंगे, जैक वाला जो डिनोमिनेशन है इसके भी 4 कार्ड, यानी 4 कार्ड 2 के होंगे, 4 कार्ड 3 के, 4 कार्ड 4 के होंगे, हर डिनोमिनेशन के 4 कार्ड होंगे। तो फेस कार्ड मैंने किसको बोला था? किंग, क्वीन, जैक। फोटो वाले कार्ड समझ लीजिए जिसमें फोटो छपी होती है, तो ऐसे कार्ड को हम फेस कार्ड बोलते हैं। देयर आर ओवरऑल 12 फेस कार्ड, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक अगर इन केस किसी को थोड़ा बहुत पॉइंट भी नहीं पता होगा तो इसके बाद सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, ऑल 4 कार्ड्स। मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, मैंने 4 कार्ड रैंडमली ड्रॉ किए उस पैक में से, और फर्स्ट केस का आंसर आपको निकालना है व्हेन ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। चारों कार्ड मुझे एक ही सूट के चाहिए। चारों कार्ड एक ही सूट के होने का मतलब है तो चारों डायमंड से हो, या फिर चारों हार्ट से हो, या फिर चारों स्पेड से हो, या फिर चारों क्लब से हो। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, पहले इन 4 में से मैं वो एक सूट सेलेक्ट करना चाहता हूं जिसके मुझे चारों कार्ड चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? सूट सिलेक्शन। तो सूट का सिलेक्शन कितने तरह से हो जाएगा? 4 में से कोई भी एक सूट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उस सूट में कितने कार्ड है? 13 कार्ड है, और मेरे को कितना सेलेक्ट करने? 4। तो आप कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, 13C4, 4C1 इंटू 13C4। सही है बच्चों? इसी में सेकेंड पार्ट है, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट। अब मुझे 4 कार्ड चाहिए, चारों डिफरेंट सूट से चाहिए। डिफरेंट सूट का मतलब एक डायमंड वाला कार्ड चाहिए, एक हार्ट से कार्ड चाहिए, एक स्पीड वाला चाहिए, और एक क्लब वाला चाहिए। तो डायमंड बच्चों कितने कार्ड है? 13। कोई भी एक कार्ड निकाल के दे दीजिए। तो कितने मैनर से सेलेक्ट कर सकते हैं? 13C1, ठीक है ना। अब एक हार्ट वाला चाहिए, तो हार्ट में भी 13 कार्ड्स हैं, कोई एक चाहिए, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। आई थिंक फॉलो कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 2 पार्ट हो गए। चलिए थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट क्या है? ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन। हाँ, ये पार्ट थोड़ा ध्यान देना है।
आपकी मैंने कंडीशन थोड़ी सी अच्छी लगा दी। अब मैंने बोला कि मुझे कार्ड 4 चाहिए और वो चारों कार्ड डिफरेंट सूट के भी हो और उनका डिनोमिनेशन भी डिफरेंट हो, मतलब उनका सूट भी डिफरेंट और उनकी जो रैंक दिख रही है ये रैंक भी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी 2 कार्ड सेम रैंक के ना हो। समझ गए क्या? तो अब सिलेक्शन कैसे होगा? तो चलिए, तो इस आंसर में और इस आंसर में क्या चेंज आएगा, देखिए जैसे मैं डायमंड से अगर पहला कार्ड पिक करता हूं तो पहले कार्ड पर तो देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 13 में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लिया डायमंड सूट का, है ना। अब अगर इस सूट से सपोज करो मेरे पास ये 5 रैंक वाला कार्ड है, डायमंड से मेरे पास 5 रैंक वाला कार्ड आया, तो इसका मतलब अब हार्ड से मुझे जो कार्ड चाहिए उसकी रैंक 5 नहीं होनी चाहिए। तो हार्ड सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13, तो एक पहले 5 हटा दिया मैंने, 5 हटाने के बाद बचेंगे कितने कार्ड? 12 कार्ड, 12 में से कोई भी एक ले लीजिए। तो ऑब्वियसली इसका हार्ट और डायमंड का सूट डिनोमिनेशन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब डायमंड हार्ट का कार्ड सिलेक्ट हो गया, अब मैं स्पेड का कार्ड सिलेक्ट करूंगा। तो सपोज करो डायमंड से 5 आया, हार्ट से 6 आया, तो अब जब मैं स्पेड से कार्ड पिक करूंगा तो मुझे ना तो 5 रैंक वाला कोई कार्ड चाहिए ना 6 रैंक वाला, तो 5 और 6 ये दोनों कार्ड मैंने स्पेड से निकाल के बाहर डाल दिए। अब बचे कितने कार्ड? 11, 11 में से कोई भी एक। आई थिंक स्टोरी समझ में आ रही होगी। और स्पेड से सपोज करो आपका 10 वाला रैंक का कार्ड आया, तो अब जब क्लब से कार्ड सिलेक्ट करूंगा तो ना तो 5 चाहिए ना 6 चाहिए ना 10 चाहिए, तो 3 कार्ड हटा दीजिए, इंटू 10 C1। तो इस पार्ट थर्ड पार्ट का ही आंसर आ गया, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड मुझे एक ही कलर के चाहिए, चारों कार्ड एक ही कलर। तो पैक ऑफ कार्ड में कलर बच्चों सिर्फ 2 होते हैं, एक तो रेड कलर होता है और एक ब्लैक कलर होता है, और हर कलर के अपने पास 26 कार्ड होते हैं। तो मेरे को चारों कार्ड एक ही कलर के चाहिए, तो चारों रेड वाले चाहिए या फिर चारों ब्लैक वाले चाहिए। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर जब हम लिखेंगे तो अगर मैं चारों कार्ड रेड कलर के लेता हूं तो 26C4, या फिर चारों कार्ड अगर मैं ब्लैक कलर के लेता हूं तो 26C4। प्लस मैंने क्यों किया, आपको मैंने पहले ही लेक्चर पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 4 कार्ड मुझे एक कलर के चाहिए, तो ये जॉब मैं इस तरह से भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। तो टोटल कितने तरह से कर सकता हूं? दिस इनटू दिस, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड कर लिया। और कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा करें, मेरे पास 2 कलर है, पहले 2 में से वो एक कलर सेलेक्ट कर ले, कलर सिलेक्शन, जैसे मुझे 4 कार्ड चाहिए तो पहले 2 में से एक कलर सेलेक्ट कर लिया, अब जो कलर सेलेक्ट होगा उसमें 26 कार्ड है, 26 में से कोई भी 4, 26C4। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम ही है आंसर। लास्ट पार्ट है ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, चारों कार्ड मुझे फेस कार्ड चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? किंग क्वीन जैक, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 12 में से कोई भी 4 लेने हैं, तो बहुत ही बेसिक आंसर है 12C4। फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया आपका, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है इन मॉर्स टेलीग्राफी देयर आर 4 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ टेकिंग 5 डिस्टिंक्ट पोजीशंस इंक्लूडिंग द पोजीशंस ऑफ रेस्ट। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड। तो बच्चों ये सब आपने आई थिंक सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। आर्मी में अपन सिग्नल देने के लिए मॉर्स कोड डिफाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है ये जो मॉर्स टेलीग्राफी अपन यूज कर रहे हैं इसमें क्या है, देयर आर 4 आर्म्स। आर्म्स कितनी है? 4 आर्म्स है, और हर आर्म की कितनी डिस्टिंक्ट पोजीशन है? 5 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, और इन 5 पोजीशन में से एक पोजीशन रेस्ट की भी है ना। इनका क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी फील आपको आ जाए। 1 2 3 4 रेस्ट, 1 2 3 4 रेस्ट, 1 2 3 4 रेस्ट, 1 2 3 4 रेस्ट। ये पहली आर्म आ गई आपकी, फर्स्ट आर्म आपकी 3 पर है, कहीं पर भी रैंडमली कुछ भी बना रहा हूं मैं, कुछ भी। ये सेकंड आर्म, ये थर्ड आर्म आ गई, और ये फोर्थ आर्म आ गई, है ना।
तो पहले आपको ये देखना, आपको बताना टोटल हम कितने सिग्नल दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक केस यहाँ पर हमें हटाना पड़ेगा। कौन सा केस हटाना पड़ेगा? जब सारी आर्म एक साथ रेस्ट पर होंगी, पहली आर्म भी रेस्ट पर है, सेकंड भी रेस्ट पर है, थर्ड भी रेस्ट पर है, चौथी भी रेस्ट पर है, तो इस केस में कोई सिग्नल पास नहीं होगा। कोई एक, दो या तीन आर्म रेस्ट पर हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, देखिए फर्स्ट आर्म के पास कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट आर्म को हम कितनी तरह से लोकेट कर सकते हैं? 5 मैनर से। जब फर्स्ट आर्म लोकेट हो गई तो अब सेकंड आर्म की बात करें, इसके बाद भी 5 पोजीशन, 1 पर भी आप इसको लोकेट कर सकते हैं, 2 पर भी कर सकते हैं, 3 पर भी, तो इसके पास भी 5 मैनर्स है। थर्ड आर्म की बात करें तो थर्ड के पास भी 5 मैनर्स है। फोर्थ आर्म की बात करें तो इसके पास भी 5 मैनर्स है। तो 5 into 5 into 5 into 5 यानी 5 to the power 4 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी आएंगी इन आर्म को लोकेट करने के लिए। कितने डिफरेंट सिग्नल पास कर सकते हैं? मैक्सिमम इतने सिग्नल यहाँ से पास होने चाहिए। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कि ये जो 5 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, इनमें से एक पोजीशन रेस्ट की भी है। तो एक केस ये समझना, जब पहली आर्म को मैंने रेस्ट पे डाल दिया, सेकंड आर्म को भी मैंने रेस्ट पे डाल दिया, थर्ड आर्म को भी रेस्ट पर डाल दिया, और फोर्थ आर्म को भी मैंने रेस्ट पर डाल दिया, तो ये जो हमने टोटल काउंटिंग की है, इस टोटल काउंटिंग में से एक ये वाली काउंटिंग भी होगी जिसमें चारों आर्म एक साथ रेस्ट पर हैं। और जब चारों आर्म एक साथ रेस्ट पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टेज में कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस ये जो केस है, इसको हमें केवल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक केस को ध्यान देना। यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर अगर कोई एक भी आर्म अगर रेस्ट पर है तो वो हमें सारे केस सब्ट्रैक्ट करने, नहीं, ऐसा रेस्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट मीन व्हेन ऑल 4 आर्म्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स रेस्ट पोजीशन। जब चारों आर्म एक साथ रेस्ट पर होंगी तब हम उसको रेस्ट पोजीशन काउंट करते हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 5 to the power 4 minus 1 एंड 5 power 4 आई थिंक कितना होता है? 5 5 का 26, 25, 6 24। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी फेमस बोर्ड प्रॉब्लम। एक इसमें टिपिकल नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। एन 8 ओल्ड बोर्ड, ओल्ड बच्चों समझते हैं ना आप लोग? ओर्स इन द एंशिएंट टाइम आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ओर्स वगैरह हुआ करते थे। उस समय इंजन वगैरह नहीं थे शिप वगैरह में, तो ओर्स हुआ करते थे जैसे मैन पावर के थ्रू बोट चलाई जाती थी। तो एक बोट है जिसमें 8 ओर्स हैं और आर टू बी मैन्ड फ्रॉम ए क्रू ऑफ 11 लोगों का टीम है, और उन 11 में से 3 लोग 3 कैन ओनली स्टीयर बट कैन नॉट रो। तो 11 लोगों की जो टीम है अपने पास, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो स्टीयरिंग पे काम करना जानते हैं, स्टीयरिंग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो ओर्स वाली पोजीशन पर काम नहीं कर सकते। 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर, और 8 लोग ऐसे हैं, 8 जो बचे हुए थे, 3 लोग तो स्टीयरिंग पे काम करना जानते हैं और 8 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ओर्स पर काम करना जानते हैं, स्टीयरिंग पर वर्क नहीं कर सकते। इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड इफ, ध्यान दीजिए अरेंज वर्ड यूज किया, यानी यहाँ पे परमुटेशन यूज करना है। स्टाफ को कितने डिफरेंट तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इफ 2 ऑफ द मैन कैन ओनली रो ऑन बोथ साइड। यानी ये जो 8 हैं, 8 जो ओर्स पर काम करेंगे, 8 जो ओर्स पर काम करें, इसमें भी 2 लोग जो हैं, ये लोग थोड़ा सा वीआईपी टाइप के नौकर हैं। वीआईपी टाइप के नौकर होने का मीन्स यार ये है कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बोथ साइड में शिप के फ्रंट पार्ट में ही काम करेंगे। इन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस दे दी हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइड से ही काम करूंगा जहां से हवा बड़ी अच्छी लगती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, चलिए कोशिश कर लेते हैं बोट बनाने की। ये ओर्स होते थे, 4 ओर्स राइट, ये बोथ साइड है तो 4 यहां आएंगे और 4 स्ट्रोक साइड, ये यहां पर स्टीयरिंग है, दिस वन। ये क्या होते हैं? ये ओर्स होते हैं बच्चों, है ना। और ये जो साइड है राइट हैंड साइड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बो साइड, फ्रंट पार्ट, और इसको हम लोग जो लेफ्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोक साइड। ठीक है ना। तो अपने पास टीम क्या है? अपने पास 11 लोगों की टीम है, क्रू ऑफ 11 लोगों की टीम है।
11 में से 3 जो कैंडिडेट है वो स्टीयरिंग स्पेशलिस्ट है, स्टीयरिंग स्पेशलिस्ट, 3 कैन, और सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग पर ही काम करना जानते हैं, 3 कैन ओनली स्टीयर। अब बाकी 8 जो है 8 कैन ओनली वो, मतलब बाकी 8 लोग जो हैं, सॉरी 8 कैन ओनली रो, मतलब 11 लोगों की जो टीम है उसमें से 3 लोग जो है सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग पे काम करना जानते हैं, बाकी बचे 8 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओर्स पर काम करना जानते हैं, वो स्टीयरिंग पर वर्क नहीं कर सकते। लेकिन इन 8 में से भी 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बो साइड में काम करना चाहेंगे, 2 कैन रो इन बो साइड। 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी साइड काम करने के लिए कंपैटिबल है, उनको अगर इधर लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। बाकी 6 बचे हुए लोग हैं, उनको आप किसी भी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, बो साइड में भी कर सकते हैं, स्ट्रोक साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि उन्होंने कहा पता है स्टाफ को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, यानी मैटर करेगा कि कोई पर्टिकुलर बंदा किस चेयर पर, आप यानी एक तरह के इनको नंबर चेयर्स मान के चलिए, जो 4 ओर्स हैं इनकी नंबरिंग समझ लीजिए, ये फर्स्ट नंबर की चेयर है, मैटर करेगा कौन सा पर्सन किस नंबर की चेयर पर बैठा, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। स्टाफ को सेलेक्ट भी करना है और उन्हें अरेंज भी करना है। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा स्टीयरिंग के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, स्टीयरिंग के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए, और अपने पास कितने लोग अवेलेबल है 3, तो स्टीयरिंग के लिए 3 में से कोई भी एक बंदा सिलेक्ट कर लिया मैंने, स्टीयरिंग वाला काम ओके हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओर्स वाली। ओर्स में अपने को कितने कैंडिडेट चाहिए? 8 चाहिए, 4 बो साइड में चाहिए, 4 रो साइड में चाहिए, लेकिन ये 2 वीआईपी कैंडिडेट है। आ रही बात समझ में? ये हमारे वीआईपी कैंडिडेट हैं, इन्होंने बोला कि सर हम केवल इन 4 में से कोई भी 2 पोजीशन दे दो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम वर्क नहीं करेंगे। तो इनसे काम करवाना है यार, तो क्या करेंगे, पहले इन 4 पोजीशन में से मैं वो 2 पोजीशन सेलेक्ट करना चाहता हूं जहां पर हमारे ये वीआईपी सर्वेंट काम करेंगे। तो 4C2 से मैंने वो 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए और उनसे कहा कि जाइए आप अपने स्पॉट पर काम कीजिए। सपोज करिए मैंने 2 और 4 को पिक किया है, अब ये 2 पर्सन इन 2 नंबर चेयर पर कितने तरह से बैठेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मिस्टेक मत कर देना। 4C2 केवल सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट करने का हमें उनका इंटरनल अरेंजमेंट भी काउंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था परमुटेशन में ऑब्जेक्ट का इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अगर हम अंदर शिफ्ट में जाके फोटो खींचेंगे तो 2 और 4 पे अगर इंटरचेंज होगा तो फोटो डिफरेंट आएगी। तो 4 में से कोई 2 प्लेस का सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल 2, ये तो बो साइड वाला हो गया ना। अब बचे 6 लोग, 6 लोग बचे, तो 6 प्लेसेस बचेंगे, 4 स्ट्रोक साइड में 2 बो साइड में, तो 6 लोग 6 प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 6। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 3C1 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6। सही है बच्चों। चलिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम नोट भी कर लेते हैं। A train has A train has 12 stations. Sorry. A train has 12 stations on the route and it has to be stopped at 4 stations. Find number of ways it can be stopped so that no 2 of the stopping stations
नो टू ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है ना। तो एक ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन है ना, और ट्रेन को इन 12 में से 4 स्टेशन पर रुकना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ जो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे प्रॉब्लम मत समझिए, आप इसको तो एक स्टैंडर्ड की तरह समझिए, एक अप्रोच, एक फॉर्मूले की तरह समझिए, क्योंकि आने वाली प्रॉब्लम्स में जो आगे जब पीएनसी चलेंगे पढ़ेंगे तो जब सर्कुलर परमुटेशन भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इस तरह के अप्रोच को डिस्कस करेंगे, है ना। तो दिस इज नोन एज अ मास्टर प्रॉब्लम, समझ गए ना। मास्टर प्रॉब्लम मतलब ये कंसेप्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसेप्ट है जो बहुत से क्वेश्चन में एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा, समझ गए। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा जो आगे आप आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको। और आगे जाने पर जब हम आपको कोफिशिएंट मेथड पढ़ाएंगे, अभी तो हमने कोफिशिएंट मेथड पढ़ा नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर पीएनसी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसी मेथड से करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन्हीं प्रॉब्लम के 2 मेथड 3 मेथड भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो नोट कर लीजिएगा कि हम इसको कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय कोफिशिएंट मेथड। नोट कर लीजिएगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी की। तो ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन है, 12 में से ट्रेन को 4 स्टेशन पे रुकना है, 8 स्टेशन पर नहीं रुकना है। फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप सो दैट नो टू स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। क्वेश्चन ये है कि इन स्टेशनों को हम कैसे पिक करें सच दैट कि कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव ना हो, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि स्टेशंस कितने हैं 12, कितने पर रुकना है 4 पर, इससे मतलब नहीं है, कितने पर नहीं रुकना है इससे मतलब है। तो 12 में से 4 सेपरेट कर दीजिए, कितने स्टेशन बचेंगे 8, है ना। तो जिन स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रुकना उसको मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया, तो 8 क्रॉस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्रॉस वो वाले स्टेशन से डिनोट कर रहे हैं जहां पर ट्रेन को नहीं रोकना है ना। अब जब मैंने 8 क्रॉस बना दिए तो ऑब्वियस सी बात है इनसे गैप्स कितने जनरेट हो जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। क्रॉस कौन से स्टेशन है, ये वो स्टेशन है वेयर ट्रेन डज नॉट स्टॉप, और नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने हैं वो 8 है। अगर नंबर ऑफ क्रॉसेस 8 है तो देयरफॉर नंबर ऑफ गैप्स, तो गैप्स कितने हो जाएंगे आपके पास, गैप्स एक ज्यादा 9 गैप्स हो जाएंगे। तो अब मैं बोलूंगा अगर मैं इन 9 गैप में से मैं कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि मेरे को 4 स्टेशन पर ट्रेन को रोकना है, तो अगर हम इन 9 गैप में से कोई भी 4 गैप पिक करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि कोई भी 2 स्टेशन, यानी ये जो गैप दिख रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, एक तरह से ये वो स्टेशन रिप्रेजेंट करें जहां पर मैं ट्रेन को रोक सकता हूं, लेकिन मेरे को केवल 4 स्टेशन पर ट्रेन रोकनी है। तो आप 9 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट एनी 4 गैप। in 9 C4 ways, therefore number of ways कितना आएगा 9 C4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन आई थिंक आपको फील नहीं आया, आप कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि पहली बार जब हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को फील नहीं आती है। फील कैसे आएगी, जब हम आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, यहाँ पर हम जिन स्टेशन पर ट्रेन रोक रहे हैं वो स्टेशन कौन कौन से हैं और किन किन स्टेशन को हमने स्किप किया है। तो मैं कहता हूँ आप कोई भी 4 स्टेशन पिक कर लीजिए, जैसे मैंने एक इसको पिक किया है ना, इंक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा समझ जाएंगे आप। एक ये स्टेशन पिक कर लिया, एक ये पिक किया, एक ये पिक किया और एक लास्ट वाला पिक कर लिया, है ना। अब जिन स्टेशन को मैंने पिक किया तो ये तो वो 4 स्टेशन हो गए जहाँ पे ट्रेन रुक रही है, और 8 वो स्टेशन है जिनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। 8 क्रॉस है, 4 टिक मैंने लगाए, तो ओवरऑल मिला के 12 हो गए। अब इन स्टेशन की नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे S1 है ना, S2 को स्पेशल क्योंकि S2 पर ट्रेन रुक रही है। ये S1 ये कोई स्टेशन नहीं है, ध्यान दीजिए ये कोई स्टेशन नहीं है, पहला स्टेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, S2 पर ट्रेन रुक रही है। ये S3 है, ये कोई स्टेशन नहीं है, S4 है, ये S5 है, S5 पर ट्रेन रुक रही है क्योंकि इस पर टिक किया हुआ है। ये S6 है, ये कोई स्टेशन नहीं है, S7,
ये भी कोई स्टेशन नहीं है S8, और ये स्पेशल केस S9, यहाँ पर ट्रेन रुक रही है। ये S10 आ गया, S11, और ये लास्ट वाले पर ट्रेन रुक रही है। तो देखिए 12 स्टेशन है, इनमें से हमने कौन कौन से 4 स्टेशन ट्रेन को रोका है? S2 पर रोका है, S5 पर रोका है, S9 पर रोका है और S12 पर रोका है ना। तो देखिए कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव, S2 का सीधा S5, S5 पर S9, S9 के बाद S12। और ये जॉब हम कितने तरह से कर सकते थे भाई? 9 लाइन दिख रही थी ऑब्लिक वाली, इनमें से आप कोई भी 4 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। जो 4 लाइन सेलेक्ट करेंगे उन्हीं को अकॉर्डिंग स्टेशन की नंबरिंग हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर पहली लाइन को छोड़ दिया, अगर आपने पहली लाइन पिक किया होता तो पहली लाइन वाला स्टेशन S1 बन जाता, यानी उस केस में पहले स्टेशन पर ही जैसे ट्रेन स्टेशन छूटी और जस्ट पहला जो स्टेशन था वहां पर ही ट्रेन रुक गई। ठीक है ना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजधानी एक्सप्रेस बाउंड फ्रॉम Delhi to Bombay stops at 9 intermediate stations. 9 intermediate stations per stop. 6 passengers enter the train. 6 passengers enter the train during the journey. Holding 6 different tickets. Holding 6 different tickets of the same class. अगर एक ही क्लास है, AC 2 टायर भी हो सकता है, AC 3 टायर भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट टायर। How many different sets of tickets they may have? ओके चलिए, तो पहले मैं यार इस क्वेश्चन की थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फॉर्मेट किया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन यूएस में आया हुआ था और वहाँ पर ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस नहीं था। आई थिंक ये 15 to 20 ईयर्स पहले किसी यूएस के कंपटीशन में आया था और वो एक्सप्रेस मूव कर रही थी फ्रॉम कैम्ब्रिज टू लंदन, है ना। सेम था, बस एक्चुअली क्या किया बंसल सर हमारे जो थे, बीके बंसल सर, वो इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिविटी करते रहते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी बनाते थे और जो यूएस की प्रॉब्लम्स आती थी उनको उठाकर अपनी शीट में डालते थे। तो बहुत सा उन्होंने काम किया है और मैंने पीएनसी बहुत सारा नियर अबाउट अब ये समझिए बंसल सर से बहुत सीखा है। बीके बंसल सर, ठीक है ना, नाम सुना ही होगा। इज द ओनली बिग बॉस ऑफ कोटा इन मैथमेटिक्स। और इन केस आईआईटी को भी इस हाइट तक पहुंचाने का जो आप समझ लीजिए जो भी कुछ रोल रहा है, बंसल सर का सबसे बड़ा रोल रहा है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बीके बंसल सर का। तो आज इस क्वेश्चन के बहाने उनकी याद भी आ गई मेरे को। वैसे तो रहते ही हैं यार, बहुत सीखा है मैंने उन्होंने मैथ्स पढ़ाना। तो सबसे पहले मैं जब आया था तो यहाँ पर एक कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने 2-3 साल बंसल में ही पढ़ाया, उसके बाद फिर एलएन पढ़ाया और राइट नाउ अभी मैं न्यूक्लियस एजुकेशन में हूँ। चलिए
हिस्ट्री बंद करते, क्वेश्चन पर आते हैं। राजधानी एक्सप्रेस बाउंड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन। दिल्ली से बॉम्बे जा रही है और 9 इंटरमीडिएट स्टेशन हैं और 6 पैसेंजर्स एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। यानी जब जर्नी स्टार्ट हो गई उसके बाद 6 पैसेंजर जो है ट्रेन में एंटर करते हैं, होल्डिंग 6 डिफरेंट टिकट्स ऑफ द सेम क्लास। यानी ये जो 6 पैसेंजर है सभी पर डिफरेंट टिकट्स हैं, यानी कोई भी 2 पर्सन ऐसे नहीं जिनके टिकट सेम हो। टिकट सेम होने का मतलब है सपोज दैट यार ये दिल्ली है आपका, ये दिल्ली है आपका, है ना, और दिल्ली से बॉम्बे जा रही है और बीच में कितने स्टेशन आ रहे हैं 9, यानी S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और ये बॉम्बे, ठीक है ना। अब ये जो 6 पैसेंजर चल रहे हैं एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, बच्चों इस लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ड्यूरिंग द जर्नी मींस वो पैसेंजर दिल्ली से नहीं चल रहे हैं, वो पैसेंजर्स या तो S1 से चल रहे हैं या फिर S2 से या फिर S3 से या फिर S9 से, है ना। और इन सभी पैसेंजर के पास डिफरेंट टिकट्स है ऑफ द सेम क्लास। क्लासेस यहाँ पे वेरिएशन नहीं किया गया, क्योंकि क्लास वेरिएशन कर देंगे तो फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्लास फिक्स रख दी है। मान लीजिए AC 3 टायर में एंट्री लेते हैं, 3rd AC में, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन ये कि उनके पास कितने डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं टिकट्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना पड़ेगा यार कि इस जर्नी में टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स होंगे, कितने डिफरेंट टिकट्स हो सकते हैं अगर हम S1 से जर्नी स्टार्ट करें। S1 से स्टार्ट कर सकते हैं, S2 से, मतलब दिल्ली से स्टार्ट नहीं करना, क्यों दिल्ली से पैसेंजर्स नहीं चल रहे हैं, पैसेंजर चल रहे हैं बीच के स्टेशन में से किसी से। तो आप एक तरीका तो मैनुअली काउंट कर लें यार, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। S1 से S2 एक टिकट मिलेगा, S1 से S3, S1 से S4, S1 से S5, S1 से S9 और S1 से बॉम्बे। तो S1 से बच्चों कितने टिकट मिल जाएंगे, आई थिंक S1 से S9 तक 8 + 1, S1 से 9 टिकट्स मिलेंगे। अब S2 से बात करें, S2 से S3, S2 से S4, S2 से S9 और S2 से बॉम्बे, कितने मिलेंगे 8। S3 से बात करेंगे 7, S4 से 6 एंड अप टू 1, S9 से सिर्फ एक टिकट मिलेगा, S9 से बॉम्बे। आ रही बात समझ में। तो 1 से 9 तक का सम आई थिंक आप जानते हैं 9 × 10/2 दैट कम्स आउट टू बी 45। यानी इस जर्नी में टोटल 45 डिफरेंट टाइप की टिकट होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी कैलकुलेशन को कुछ स्मार्ट बच्चे इस तरह से बोल देते हैं कि सर जैसे आपको पता करना यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट हो सकते हैं, तो ये स्टेशंस काउंट कर लीजिए। ये कितने स्टेशन है, 9 स्टेशन प्लस एक बॉम्बे, ओवरऑल 10 स्टेशन हैं। तो आप 10 में से कोई भी 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, 10 में से कोई भी 2 स्टेशन, क्योंकि 10 में से 2 स्टेशन जितने डिफरेंट तरह से आप सेलेक्ट करेंगे उतनी डिफरेंट टिकट होगी, क्योंकि 2 स्टेशन भी 100% एक टिकट होगी, है ना। तो 10C2 की वैल्यू वही आएगी यार, 10 × 9/2 दैट इज 45। तो इस जर्नी में टोटल कितने टिकट्स है अपने पास 45, और ये जो 6 पैसेंजर इन सभी के टिकट्स डिफरेंट है, तो 45 टिकट्स में से 6 डिफरेंट टिकट्स हम कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। Therefore, number of ways to select 6 different tickets out of 45, कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 45 से 6। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आप पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।